प्यारे बच्चों, आपदा प्रबंधन की इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसी प्राकृतिक आपदा का अध्ययन करेंगे जिसका हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसका पूर्वानुमान लगाना आज के वैज्ञानिक युग में भी संभव नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही समझे, भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसका पूर्वानुमान लगाना आज के वैज्ञानिक युग में संभव नहीं हुआ है। हालांकि इस संदर्भ में शोध कार्य और वैज्ञानिक प्रयास जारी हैं। इसका आगमन कभी भी और कहीं भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। तो आज हम इसी भूकंप पर चर्चा करेंगे। भूकंप के प्रभाव, भूकंप क्या है, भूकंप आने के कारण क्या हैं, भूकंप के प्रभाव क्या पड़ते हैं और आपदा के दौरान या आपदा से पूर्व और आपदा के पश्चात किस प्रकार हमें कौन कौन सी गतिविधियां करनी हैं जिससे हम भूकंप के विनाशकारी दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भूकंप आखिर है क्या। भूकंप एक आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रकृति और प्राणी समाज पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। भूकंप मानव सभ्यता के शत्रु होते हैं। कई ऐतिहासिक घटनाएं अंकित हैं जिनमें मानव सभ्यता भूकंप के कारण विलुप्त हो गई हैं। मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता के बारे में भी ऐसा ही माना जाता है कि ये सभ्यताएं भी भूकंप के कारण ही विलुप्त हुई थी। भूकंप से जनधन की अपार क्षति होती है। कई आवासीय बस्तियां, मनुष्य, पशु और वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जब भूकंप आता है तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठकर तटीय क्षेत्रों को नष्ट कर देती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप आने पर भूस्खलन की बारंबारता में वृद्धि होने से जानमाल की भारी क्षति होती है। कई बार भूकंप आने के कारण नदी की धारा स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी भूकंप के कारण धरातल पर नवीन स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है और भूगर्भ में छिपे हुए खनिज आसानी से धरातल के ऊपर आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो भूकंप आखिर है क्या। पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर तक गहराई में विभिन्न जो चट्टानें हैं, उस चट्टानों में उपस्थित दरारों, भ्रंशों, कमजोर सतहों में परस्पर गति होती है, टक्कर होती है। इस टक्कर या गति या हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली प्रसारित कंपन जिससे सतह पर स्थित वस्तुएं हिलने लगती हैं, इसे हम सामान्य भाषा में भूकंप कहते हैं। ये प्रसारित कंपन उत्पत्ति केंद्र के चारों ओर प्रसारित होकर सतह पर स्थित वस्तुओं आदि को हिला डुलाकर असंतुलित कर देती हैं। इसी को प्रायः हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की प्रक्रिया हमारी पृथ्वी पर आज जैसी जलवायु, जैविक और प्राकृतिक विविधता है, साथ ही खनिजों की उत्पत्ति आदि भी इसी प्रकार के विवर्तन का परिणाम है। विश्व का सबसे ऊंचा विशाल पर्वत हिमालय भी दो प्राचीन भूखंडों गोंडवाना लैंड और लॉरिसिया की विवर्तनीय गतियों का ही परिणाम है। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप सड़कें, भवन आदि गिर जाते हैं। अब एक भूकंप की जब हम बात करते हैं तो प्रायः हमारे मस्तिष्क में तीन चीजें आती हैं: भूकंप का केंद्र, भूकंप का परिमाण और भूकंप की तीव्रता। अब भूकंप का केंद्र हम किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे जिस स्थान पर भूखंडीय प्रस्तरीय प्लेटें टकराती हैं या जहां से आंतरिक संघनित ऊर्जा दरारों, भ्रंशों आदि के अनुसार त्वरित कंपनों को जन्म देती हैं, उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है। भूगर्भ में स्थित केंद्र के सापेक्ष पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु को जहां पर तरंगें सतह पर टकराती हैं, भूकंप शास्त्र की भाषा में अभिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं और वहीं पर उसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। भूकंप आने की स्थिति में भूकंप की शक्ति का आकलन रिक्टर स्केल से किया जाता है।
जो भूकंप के माध्यम से अवमुक्त हुई ऊर्जा का आकलन उसका परिमाण कहलाता है। इसे अंकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और तीव्रता का आकलन भूकंप के प्रभाव से होता है। मुख्यतः 4 प्रकार की तरंगें भूकंपीय तरंगें होती हैं। पहली प्रकार की तरंगें प्राथमिक तरंगें, जिसमें आगे पीछे धक्के लगते हैं। द्वितीयक तरंगें ये ठोस और चट्टानों को दोनों ओर से हिलाती हैं, अधिक नुकसान नहीं करती हैं हालांकि। तीसरी तरंगें धरातली तरंगें होती हैं। ये पृथ्वी के सतह पर समानांतर प्रवाहित होने के कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, पृथ्वी की सतह को अगल बगल हिलाती हैं। और चौथी तरंगें होती हैं रेल तरंगें। ये सबसे अधिक कंपन इसी तरंग के कारण होता है। ये पृथ्वी की सतह पर लुढ़कती हैं। यह शब्द हम लोगों ने बार बार सुना है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने के स्केल पर कितनी रही। ये बार बार समाचारों के माध्यम से हमें बताया जाता है। तो भूकंप के द्वारा होने वाले नुकसान और उसकी ऊर्जा की तीव्रता को नापने के लिए 2 प्रकार के स्केल काम में लाए जाते हैं। रिक्टर द्वारा 1958 में गुणात्मक आकलन के आधार पर जो स्केल बनाया गया, इसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। आजकल यही प्रचलित है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के स्केल वर्णित हैं। और स्केल 1 से लेकर स्केल 12 में अगर परिमाण की शक्ति का अंतर करें तो ये 32 गुना होता है। भूकंपीय तीव्रता के स्केल के आधार पर भूकंप को तीव्रता के आधार पर सूक्ष्म झटके, धीमे झटके, मध्यम झटके या तीव्र झटके और अंत में विध्वंसकारी या प्रलयकारी झटकों के रूप में देखा जाता है। सूक्ष्म झटके जो प्रायः तीव्रता जिनकी रिक्टर पैमाने के स्केल पर 1 से लेकर 4 तक रहती है, ये अमूमन भूकंप नुकसानदायी नहीं होते हैं। मध्यम दर्जे के 5 तीव्रता का भूकंप जिसमें हमें महसूस होने लगता है कि भूकंप को हम महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्टर पैमाने पर 8 से अधिक या 10 के आसपास तक हम पहुंचते हैं तो ये पैमाना 10 का पैमाना विध्वंसकारी तेज झटकों का सूचक होता है, जहाँ पर विशाल दरारें पड़ जाती हैं चट्टानों में, जमीन फट जाती है, पहाड़ों से चट्टानें खिसक जाती हैं और भयंकर परिवर्तन की संभावना होती है। अगर हम भारत सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय के सहयोग से जो घातकता के मानचित्र के आधार पर देखें तो भारत को भूकंप की दृष्टि से 4 जोनों में बांटा गया है। जोन 5 जो सर्वाधिक तीव्रता का क्षेत्र है, जिसमें मुख्यतः भारत के अति जोन जो क्षेत्र हैं उनमें प्रायः हिमालय पर्वत श्रेणी, कच्छ प्रायद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। दूसरे अधिक क्षति वाले जोखिम क्षेत्र जोन 4 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का उत्तर मैदानी भाग आता है। मध्यम क्षति की बात करें तो इसमें उत्तर प्रायद्वीपीय पठार सबसे अधिक है। निम्न क्षति वाले क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग और जोन 1 जहाँ पर जोन का खतरा कम रहता है, अन्य क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक भारत में जो भूकंप संभावित क्षेत्र है वो जोन 5 में आते हैं। भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी, बिहार से नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तर पूर्वी उत्तराखंड, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, कच्छ प्रायद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आते हैं या सर्वाधिक भूकंप के संभावित क्षेत्रों में ये आते हैं। तो इसलिए हमें भूकंप के बारे में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम बात करते हैं भूकंप की चर्चा करते हैं तो भूकंप की संभावना या भविष्यवाणी करना आज भी संभव नहीं है। वैज्ञानिक युग में इस बात में सिद्ध है भूकंप क्यों आते हैं। किसी क्षेत्र में इनका आना अपेक्षित है, किंतु भूकंप अचानक और कभी भी आ सकते हैं। लंबे प्रयासों के बावजूद भी इनके पूर्वानुमान लगाने की या संभावित तीव्रता के संबंधी आकलन करने की वैज्ञानिक प्रणाली अभी तक खोजी नहीं जा सकी है। फिर भी भूकंप आने के पूर्व में कुछ लक्षण हमें प्रायः धरती पर दिखाई देते हैं, जैसे जल स्रोती या कुओं का पानी गंदला होने लगता है। मनुष्य की अपेक्षा कुछ संवेदनशील प्राणी, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चमगादड़, ये अचानक उत्प्रेरित हो जाते हैं। भूकंप आने की प्रारंभिक अवस्था में दरवाजे, खिड़कियां या अन्य जो घर्षण और घूर्णन करने वाली वस्तुएं होती हैं वे धीरे धीरे खटखटाने लगती हैं।
या भूकंप से पूर्व पृथ्वी की रेडियोधर्मिता में वृद्धि हो जाती है और असामान्य गैसों के निकलने के कारण वातावरण में अचानक कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, जैसे हवा का रुक जाना, आंधी तूफान का आना। इससे भी विपदा की आशंकाएं प्रबलित होती हैं। हम इस आपदा से किस प्रकार इसका हम शमन कर सकते हैं, किस प्रकार रोक सकते हैं? मुख्यतः उपलब्ध प्रौद्योगिकी का पूरा दायरा कंप्यूटर पर आधारित आंकड़ों का सृजन किया जाए। भूकंप आने के ठीक ठीक स्थान की भविष्यवाणी तो खैर कठिन है, फिर भी भूभौतिकी के विशेषज्ञ और अन्य वैज्ञानिकों के पास वास्तविक झटके और उसकी तीव्रता के बारे में अधिक सूचनाएं उपलब्ध हैं। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से अग्रिम सूचनाएं प्रसारित की जा सकती हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए, जनता को जागरूकता प्रदान की जाए। भूकंप का वास्तविक कारण, भूकंप की तरंगों का अवलोकन कर उन्हें दर्ज किया जाए। भूकंप के दौरान और बाद में करने योग्य, न करने योग्य बातों की जानकारी दी जाए। राहत कार्यों, भवन निर्माण में लगे व्यक्तियों को भी संवेदनशील बनाया जाए। भूकंप से जुड़ी विपत्तियों के शमन की रणनीतियों को व्यवहार में लाने की आवश्यकता होती है। सड़क, अस्पताल, बिजली, टेलीफोन, जल आपूर्ति जैसी हमारी जो जीवन रेखाएं हैं, ये अचानक अस्थायी रूप से स्थगित हो सकती हैं। इनको बहाल करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर इस आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। किसी भी आपदा के 3 चरण होते हैं: आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ठीक प्रकार उसी प्रकार इसमें भी हम आपदा प्रबंधन की 3 मुख्य चरणों में अगर हम बात करें तो आपदा से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? चेतावनी दी जाने के बाद तुरंत क्षेत्र को खाली कर दें। यदि संभव न हो तो आवश्यक वस्तुएं जमा कर लें। जोखिम और खतरों से बचने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लें। ऊपर लटकती हुई खतरा बनने वाली वस्तुओं को हटा दें। कमज़ोर दीवारों को हटा दें। दीवारों और छतों से लटकी हुई वस्तुओं को तुरंत हटा दें। अगर चेतावनी जारी हो गई हो तो तुरंत इमारत से निकलकर खुले मैदान में आ जाएं। और यहाँ पर यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि दीवारों, पेड़ों और खंभों के पास कदापि न जाएं। जहां तक संभव हो सके भूकंप अवरोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं हम आपदा के दौरान। बौखलाइए मत, मन में डर न पालें, जहां पर हो वहीं टिके रहें। दीवारों, छतों और दरवाजों से दूर रहें। दरारों पर, प्लस्तर झड़ने आदि पर गहरी नज़र रखें। चलती कार में हो तो एक किनारे बैठ जाएं। पुलियां, सुरंग को कभी भी पार न करें। बिजली को बंद कर दें। गैस सिलेंडर को सील कर दें। अगर इसके पश्चात, आपदा के पश्चात क्या कार्य करने हैं? अपने परिवार के सभी सदस्यों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सावधानी से देखभाल करें। रेडियो और टेलीविज़न को बंद न करें। उस पर आपातकालीन घोषणाओं को सुनते रहें। क्षतिग्रस्त ढांचों से दूर रहें और उन झटकों के लिए तैयार रहें जो मध्यम झटके, जो मुख्य झटके के बाद आते हैं। इस प्रकार हम भूकंप से होने वाले नुकसान को काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। ये भूकंप के कुछ लक्षण हैं, कुछ भूकंप के दौरान किए जाने वाले कार्य हैं और कुछ भूकंप के पश्चात किए जाने वाले कार्य हैं। पूरे विश्व में अब तक बहुत सारे भूकंप आए हैं जिसमें हजारों लोगों की जानें गई हैं। आज भी भूकंप हमारे लिए एक ऐसी विनाशकारी आपदा है जिससे बच पाना मनुष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो भूकंप के बारे में पूर्ण जानकारी होना और शमन के प्रयास करना और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें इसकी अगर जानकारी होगी तो हम इससे होने वाले नुकसान को काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। तो आज हमने भूकंप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य अपनी राय दें। फिर हम भूकंप के बाद होने वाले उसके दुष्परिणाम और भूकंप से ही जुड़ा हुआ एक अन्य विषय सुनामी, इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग भूकंप से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करें और उससे किस प्रकार बचा जा सकता है इस पर चर्चा कर एक नोट तैयार करें। धन्यवाद।